अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और बारी है यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उस पर इस्तेमाल होंगे और इन दी एंड सेलेक्ट करेंगे उसका राइट आंसर। सो पेज नंबर 55 पे आ जाएंगे आपके पास एमसीक्यूज़ यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के। क्वेश्चन नंबर 1, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। हम चाहते हैं कि हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए 10 मीटर की, और दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 6 मीटर का और दूसरा वेक्टर है 8 मीटर का। उनको कैसे कंबाइन करना चाहिए, शुड बी कंबाइन, यानी कि 6 मीटर और 8 मीटर को कैसे कंबाइन करें कि टोटल आंसर बराबर आ जाए 10 मीटर के, ये बताना है। ए ऑप्शन वो पैरेलल होंगे, बी एंटी पैरेलल होंगे, सी 45 डिग्रीज पर होंगे, या डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो, याद ये रखना है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो उनको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक वेक्टर है 6 मीटर का, दूसरा है 8 मीटर का। तो 6 + 8 करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 14 के, जो कि 10 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो नहीं हो सकते। अच्छा, एंटी पैरेलल होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस किया जाता है। सो अगर 8 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 2 मीटर के बराबर। 10 मीटर तो फिर भी नहीं आ रहा, तो वो किस एंगल पर होनी चाहिए? देखो, मैं आपको बताता हूँ इसका पहले करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके लिए तरीक़ेकार होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको चाहिए तो जो पहले वाले डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर करना है, दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है। तो एक है बराबर 6 के, ये हो जाएगा स्क्वायर, और एक है बराबर 8 के और इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 के, 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 के, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट लेंगे बराबर आ जाएगा 10 मीटर्स के। तो देख लीजिए, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे और उनका मैग्नीट्यूड होगा 6 और 8, तो उनको ऐड करके आंसर 10 आएगा। इट मीन्स दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है किसी भी लम्हे, ठीक है ना, एक लम्हे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड थी और 5 सेकेंड के बाद 20 मीटर हो जाती है। तो बताइए द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर, 3 सेकेंड पहले कितनी होगी? ठीक है, 3 सेकेंड पहले यानी कि आपने देखा तो उस इंस्टेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन उससे 3 सेकेंड पहले कितनी होगी वो आपने बतानी है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मैं डेटा बना के समझाता हूँ इसका। देखो, पहले जो 3 सेकेंड पहले थी उसका तो मुझे नहीं पता, उसको पॉइंट ए कर लो। ठीक है, और फिर कितने सेकंड गुजर गए? 3 सेकंड गुजर गए, फिर वो यहाँ पर आ गया। जब ये वो इंस्टेंट है जहाँ से आपने देखना शुरू करा, ये वो इंस्टेंट है जहाँ से आपने देखना शुरू करा। ठीक है जी, और इस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो बराबर है 10 मीटर पर सेकंड के। इस इंस्टेंट पर है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। और फिर क्या हुआ? फिर 5 सेकंड के बाद वो कहीं पहुँच गई। 5 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो बराबर हो गई 20 मीटर पर सेकंड के। तो आपने तो यहाँ वाली वेलोसिटी बतानी है। अब पता है क्या, वेलोसिटी तो हम बता सकते हैं, पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, बट अगर एक्सेलरेशन पता लग जाए इतना सॉल्व करके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। फाइनल है 20, इनिशियल है 10 और डिवाइड बाय 5 सेकेंड गुजरे हैं। सो यहाँ आ जाएगा 5 और 20 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10 के। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब एक्सेलरेशन आ गई तो वी आई मालूम किया जा सकता है कि 3 सेकेंड पहले कितनी थी। तो यहाँ की वेलोसिटी इसको वी एफ का नाम देंगे। अब मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो वी एफ बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमें पता है पॉइंट बी का 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियली हम मालूम करना चाह रहे हैं वी आई। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया 2 के बराबर है, और टाइम कितना गुजरा है ए और बी के दरमियान में? टाइम गुजरा है 3 सेकंड के बराबर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू वी आई, और 2 3 ज़ार 6। सो वी आई मालूम करना है, वो बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 मीटर
पर सेकंड के। तो आपकी ऑब्जर्वेशन से 3 सेकंड पहले जो उसकी स्पीड रही होगी वो होगी 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, डेटा में लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉल है, उसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है और वेलोसिटी दी जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचेगी? 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है और आपको मालूम है कि होगी क्या सिचुएशन। पहले जो बॉडी है वो ऊपर जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से हमने थ्रो करा मिसाल के तौर पे, और कितनी स्पीड दे दी मैंने उसको, वी दे दिया मैंने उसको 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो वो बॉल पहले टॉप हाइट तक जाएगी, लेट से यहाँ तक चली जाएगी और उसके बाद फिर नीचे वापस आएगी, ऐसा होगा ना। तो एक टाइम होगा ऊपर जाने वाला टाइम और एक टाइम होगा नीचे आने वाला टाइम। एक बात आप याद रखना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अगर मैं सिर्फ टॉप वाली वेलोसिटी जो ज़ीरो हो जाती है वी और वी के ज़रिए टाइम निकाल लूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। एक मरतबा टाइम आ जाएगा तो उसका डबल कर लूँगा। वी पता है, वी पता है, टाइम मालूम करना है और एक्सेलरेशन तो पता ही होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब अगर आप सोच रहे हो कि एक्सेलरेशन कैसे पता, तो फ्री फॉल मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन बराबर होगा -9.8 के। वी एफ 0 है, वी आई 100 है, एक्सेलरेशन -9.8 या चलो राउंड ऑफ करके 10 कर लेते हैं, करीब करीब आंसर पता लग जाएगा। ये आ गया 10 और मैं चाह रहा हूँ टाइम पता लग जाए। सो माइनस का 10t इधर आके हो जाएगा, प्लस का 10t इधर आ गया 10 100। सो t1 बराबर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 10। इट मीन्स 10 सेकेंड लगेंगे ऊपर जाने में, और अगर 10 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा तो 10 सेकेंड ही नीचे आने में लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल टाइम जो होगा इस केस में वो आ जाएगा बराबर 20 के, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर देखो 20 सेकेंड होना चाहिए, 10 सेकेंड ऊपर 10 सेकेंड नीचे, तो टोटल 20 हो गया, 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको फायर किया गया है सेम पॉइंट से विद सेम स्पीड और एंगल है 60 और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सी बात सही है? रेंज विल बी सेम, मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, या देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, दी तो सेम स्पीड है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इशू है यहाँ पर वो है इसके एंगल के दरमियान का ना, कि एंगल एक जगह 60 एक जगह 30 है। मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री फेंकेंगे तो कम एंगल है बहुत ना, वो इस तरीके से कम ऊंचा जाएगा और यहाँ पर आकर गिर जाएगा, ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बहुत ही ऊपर तो गया नहीं है, यहीं से यहाँ पर आ गया, तो वेलोसिटी कम होगी और आप देखोगे हाइट कम होगी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 60 डिग्री पे फेंकते हो तो वो जाएगा ऊंचा, देर में नीचे आएगा, लेकिन एक बात है आकर उसी पॉइंट पे गिरेगा। ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब इनको ऐड करके जो आंसर आता है वो बराबर आता है 90 डिग्री के। और एक बात आपने जहन में रख लेनी है कि अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब उनकी रेंज जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। टाइम का फ़र्क आ गया, एक बहुत देर में नीचे आ रहा है, एक जल्दी नीचे आ रहा है, टाइम का फ़र्क आ गया। फिर वेलोसिटी का फ़र्क आ गया, जो ज़्यादा ऊंचाई से आ रहा है वो तेज़ी से आएगा, जो 30 डिग्री से आ रहा है वो स्लो आएगा। तो देखो दो बातें तो अलग ही हो गई ना। हाइट्स भी डिफरेंट है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो सेम रहेगी, वो है रेंज। हाइट भी डिफरेंट हो गई, लैंडिंग वेलोसिटी भी डिफरेंट हो गई और टाइम भी डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटीज एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। अगर आप रेशो मालूम करें, जो भी आंसर आ रहा है एवरेज वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू का और एवरेज स्पीड का, तो याद रखिए दोनों का आंसर सेम होता है, और अगर रेशो मालूम किया जाए तो वो यूनिटी के बराबर आएगा। देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में किस चीज़ का फ़र्क है? सोचो किस चीज़ का फ़र्क है? डायरेक्शन का फ़र्क है। अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात तो हो नहीं रही है, तो जो भी किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होगी, अगर उसका रेशो मालूम करोगे एवरेज स्पीड के साथ, यानी कि दोनों को डिवाइड कराओगे, तो आंसर 1 के बराबर आएगा। वही यहाँ पर हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है
वो इंस्टेंटेनियस के बराबर आ रही है, यानी कि हर लम्हे वाली वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे कहते हैं, हर लम्हे वाली वेलोसिटी बराबर आ रही है एवरेज वेलोसिटी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तभी तो हर लम्हे जो उसकी वेलोसिटी है वो एवरेज के बराबर आ रही है। वरना क्या होता, कभी वेलोसिटी एवरेज से ज़्यादा होती, कभी वेलोसिटी एवरेज से कम होती, लेकिन अगर हर लम्हे यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ रही है, इट मीन्स कि वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि आमतौर पर हमें पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पर पहुंचता है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पे पहुंचता है, तो यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो तो बराबर हो जाता है ज़ीरो के। तो बच्चों को लगता है कि यार कहीं वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, एक्चुअली x कंपोनेंट तो फिर भी होता है ना टॉप पर, v0x तो होता है, सिर्फ v0y ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये जो सवाल है ये वेलोसिटी के बारे में है ही नहीं, ये जो सवाल है ये तो एक्सेलरेशन के बारे में। याद रखिए, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल की वो बराबर होती है g के। सही है ना, वो मैक्सिमम होती है, ना वो मिनिमम होती है, ना वो ज़ीरो होती है। जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन वो g के बराबर होती है। हाँ, स्पीड के बारे में कह सकते हैं कि मिनिमम होती है जब टॉप पर होता है, मैक्सिमम होती है पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे या पॉइंट ऑफ जहाँ पर उसको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेम रहती है और वो बराबर होती है g के। क्वेश्चन नंबर 8, एट वॉट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल के ऊपर जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल हो जाती है हाइट के। ये बड़ा अहम और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है और पास्ट में आप देखेंगे, पास्ट पेपर्स में ऐसा किया भी जा चुका है। कभी ऐसा कह सकते हैं एंगल मालूम करो जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आधा हो जाए, या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का डबल हो जाए। तो इसको सॉल्व करने की ना एक टेक्निक है, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, पूरा सोल्यूशन टेक्निक समझ जाओगे, अभी फिलहाल टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा आपको। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर हम गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करें कि अभी हमें क्या कंडीशन गिवन थी, तो कह रहे हैं जो रेंज है वो बराबर है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट बराबर है रेंज के। अच्छा, दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के बराबर, और एच मैक्स जो है वो बराबर है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है ना, ये है हमारे पास। तो हुआ ये कि g से g हो गया कैंसिल, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर हो गया कैंसिल, साइन से साइन मत कैंसिल कर देना, यहाँ पे साइन 2 थीटा और यहाँ पे साइन सिर्फ थीटा है। तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। इसको ओपन करो फॉर्मूले को, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डबल एंगल फार्मूला, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब कैंसिल कर सकते हो, साइन थीटा और एक साइन थीटा हो गया कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 4 इधर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और कॉस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, ये 4 के बराबर हो गया। अब हमसे तो एंगल पूछा गया है, तो एंगल मालूम करने के लिए हम करेंगे टेन इनवर्स 4। तो आपने सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है टेन इनवर्स 4 की। सो टेन इनवर्स 4 बराबर होता है 75.9 के, थीटा आ गया 75.9 डिग्रीज। इसके करीब करीब आंसर देख लो, जो आपका करीब तरीन आंसर है ये आ गया। अगर एंगल 76 डिग्रीज होगा तो जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो बराबर हो जाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बात मुझे समझानी थी ना, अगर वो इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें और बोल दें बताएं किस एंगल पर रेंज एच मैक्स का हाफ हो जाती है, किस एंगल पर रेंज एच मैक्स का हाफ हो जाती है, और मैं सिर्फ यहाँ पे हाफ लिखना होगा, इधर हाफ लिखना होगा, इधर हाफ लिखना होगा, इधर हाफ लिखना होगा, इधर हाफ लिखना होगा, तो अपने आप ना वैल्यू चेंज होती रहती है। आपने सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन दी हुई है ना, सॉल्व ऐसे ही करोगे, बस जहाँ पुट करना है जो भी कंडीशन है, हाफ दी हुई है, थ्राइस दी हुई है, उसको आप 1 बाय 1 पुट करते चले जाओगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे दी कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9,
द एंगल एट विच द डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट इज, वो कौन सा एंगल है जिस पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं। अब पहले मैं आपको एंगल बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी वजह बताऊँगा। करेक्ट आंसर है 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है और जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैं साबित भी कर देता हूँ कि वाकई ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन कंडीशन क्या है, ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करें तो ये कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी कि ए डॉट बी किसके बराबर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट के। और याद रखो वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर होता है और स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं आ सकता, तो इनके मिकदारें बराबर होंगी। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, रीअरेंज करो, ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब भी एंगल मालूम करना होता है ना, तो किसी भी तरीके से हम टेन थीटा को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, और साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लेना पड़ेगा 1, और 1 का टेन इनवर्स बराबर होता है 45 डिग्रीज के बराबर। दैट्स वाई मैंने कहा था करेक्ट आंसर 45 है। लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर डॉट प्रोडक्ट है दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की और वो वैनिश हो जाती है, यानी कि ज़ीरो हो जाती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो हो रहा है, तो जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, द वेक्टर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर ज़ीरो होंगे दोनों वेक्टर्स। देखो दोनों वेक्टर्स ज़ीरो तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कह रहे हैं नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो ज़ीरो तो होंगे ही नहीं। ठीक है, या तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब याद रखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। सब कुछ डिपेंड कर रहा है थीटा पे ना, कि किस एंगल पर कॉस लेने पर आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, तो आप कॉस ज़ीरो मालूम करके देखो, कॉस ज़ीरो बराबर आएगा 1 के, इसका मतलब सेम डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल ज़ीरो होता है। अपोजिट में आप कॉस 180 मालूम करके देखो तब भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कॉस 90 निकालोगे, अगर आप मालूम करोगे ना कॉस 90, तो वो बराबर आएगा ज़ीरो के। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। और लॉजिक भी है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक वेक्टर का साया या प्रोजेक्शन दूसरे बनाते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो आप कभी भी वेक्टर ए का साया बी के ऊपर बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होंगे तभी डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है जी, ये हो गई डिस्कशन ऑफ यूनिट 2 यानी कि काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज की। आई होप everything is clear. If you have any confusion, you can write in the comment section. That's all for this lecture. Allah Hafiz.